अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम और सवाल सॉल्व करें चैप्टर नंबर 4 के, जो कि आज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस करता है। तो आज के जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसके मदद से आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो मुकम्मल हो जाएगा। मतलब तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इन सब लेक्चर्स को अच्छे से देख लेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, आपके पास इन प्रेजेंट इन अ स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और 0.6 उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है यहाँ पर। इन फ्री स्पेस फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एट आपको पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, फाइंड VAB, और आपको A भी फाइंड करना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो काफ़ी आसान है। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का हम देख चुके हैं कि AB कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर VAB का वहाँ लिखूँगा तो VAB का फॉर्मूला होता है AB E.dl, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है VAB निकालने का। और अगर आपको अगर आपको A पे चाहिए या B पे चाहिए तो वो किसके बराबर होता है, VA माइनस VB के। ये मैंने रेक्टेंगुलर का लिख दिया है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्फेरिकल की। तो स्फेरिकल के ऊपर हम किस तरह काम करेंगे वो चेक करते हैं। तो R के लिए सिंपल आपको ये करना है, इस तरह आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल अभी डेरिवेशन है, तो अभी हम इसको कर रहे हैं ड्राइव। तो VR आपके पास क्या होता है, Q/4πε0R, ठीक है। तो अब आपको सिंपल ये फॉर्मूला पता है, और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दूँगा और यहाँ पर इंटीग्रल करवा दूँगा तो यहाँ पर मैंने कुछ और काम नहीं किया, सिंपल मैंने उसको बैलेंस आउट किया है। मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लगाया था, डेरिवेटिव लगाने की वजह से मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। और DQ किसके बराबर होता है, यहाँ पर लिखा है ρS/dS, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ρS/dS के ये बराबर होता है। तो इन शॉर्ट ये फार्मूला बनेगा क्या, अगर आप चाहें तो आप सिंपल ये वाला फार्मूला याद रख सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर लें अगर आपको डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो सिंपल आपने ये फार्मूला याद रखना है, VR = ρS/dS/4πε0 × R। तब यहाँ पर अगर आप देखें तो VR क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ρS आपके पास गिवन है, ठीक है। ρS हमें यहाँ पर गिवन है कितना, 20 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। और DS की अगर मैं बात करूँ तो DS आपको पता है कि किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर DR का जिक्र नहीं किया गया है। DS के अंदर जो DS का फॉर्मूला है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, R² sin थीटा DS इंटू DS कह रहा हूँ d थीटा इंटू d फाई। अब यहाँ पर DR कहाँ गया, ये वाली बात है। सरफेस के अंदर से सिंपल दो एक्सिस आते हैं, अब DR कहाँ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब DR को रिमूव करना, कब d फाई को रिमूव करना, कब d थीटा को। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कह दिया गया है कि R क्या है, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर R 0.6 सेंटीमीटर है, मतलब कि R फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। जब R फिक्स्ड होगा तो जिस तरह भी हमने प्रीवियस सवालों में देखा था, जब R फिक्स्ड होगा तो DR की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह वहाँ पर DX का वहाँ पे बात की गई थी कि X अगर 1 था, अगर X की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर DR क्या हो जाएगा, DX क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। इसके बाद DR अगर हम देखा जाए अगर R फिक्स है तो DR भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। मीन से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल इसी तरह जो हमने DS लिखा है वो भी एज इट इज़ लिखा है। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर R से R कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर R एक कांस्टेंट एज ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई। तो R से R आपका एक कैंसिल हो जाएगा, ρS आ गया, 4 पाई आ गया। इसकी भी आपके पास वैल्यू गिवन है, ρS की भी वैल्यू है, 4πε0, R की भी आपके पास वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद है। अब डेरिवेशन और इंटीग्रेशन किसकी करनी है, अब वो देख लेते हैं। जब आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, कॉस थीटा, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से पाए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर लिमिट्स आप लोगों को गिवन है। तो जब आप लोगों को लिमिट नहीं गिवन होती, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जिस तरह मैंने सिलेंड्रिकल के लिए बताया था कि किस तरह आपको लिमिट लेनी होती है। तो अब आप यहाँ पे स्फेरिकल के लिए याद रखें कि अगर आपको थीटा गिवन नहीं है तो आपने उसकी जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या लेनी है,
आपको लेनी है 0 से पाए, और अगर फाई गिवन नहीं है तो फाई का तो आपको पता ही है कि क्या लेना है, 0 से 2 पाए। ये लेते क्यों हैं? अगर मैं एक स्फेयर ले लूँ या एक सर्कल ले लूँ, तो अगर ये इस पॉइंट से शुरू करूँगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या मूव होगा, 2 पाए होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूँगा और इसी पॉइंट पे आ जाऊँगा वापस, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ, जो मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है, सपोज कर लें कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए 2 पाए। और अगर मैं एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऊपर, तो ये जेड के अंदर आ गया, और थीटा क्या होता है, हमेशा जेड में से होता है। अगर मैं इसमें से यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 90 + 90 क्या हो जाएगा, पाए हो जाएगा। अगर समझे एक तरह से मैं 180 ले रहा हूँ, इसका सरफेस का आधा पोर्शन में ले रहा हूँ, तो वो 180 पे आ जाएगा मेरे पास। सिंपल इसका इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। और जब मैं फाई को इंटीग्रेट करूँगा तो सिंपल फाई आ जाएगा। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो आपके पास सिंपल ये आंसर आएगा, और ये आंसर आने के बाद इसके अंदर वैल्यू रखनी है रो एस की वैल्यू क्या थी, 20, तो जो कि यहाँ पे मैंने, अच्छा इसको आगे पहले कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, 4 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास जाके 2 बनेगा, सिंपल 2 × 2 पाए क्यों बनेगा। कॉस 180 क्या होता है, -1, और कॉस 0 क्या होता है, माइनस फॉर्मूले का आगे, और ये बनाएगा माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 पाए। तो एक तरह से ये 4 पाए से ये पूरी की पूरी टर्म कट गई, 4 पाए वाली। अब यहाँ पर बचा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर बचा एप्सिलॉन नॉट और रो एस, आर से आर कैंसिल हो गया, तो रो एस × r² एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, r² की, तो रो एस क्या आ गया आपके पास, इतना, और r² आपके पास ये बना, एप्सिलॉन नॉट ये बना। अब r की वैल्यू ये वो वाली वैल्यू है जो जिसके ऊपर आपको निकालना है, 1 एक्सपोनेंशियल -2। ये कहाँ से आया है, अगर आप पार्ट ए की तरफ जाएँ, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.135। अब आ जाएंगे वी एट बी। अच्छा, इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, जब भी आपको इस तरह के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसके अंदर आपको फार्मूला ये करना है, वी ए बी आपने लिखा जिस तरह ये लिखा हुआ है, सिंपल जो फार्मूला होता है वी का वो लिखा, और यहाँ पर जब 2 पॉइंट आ जाएंगे तो 2 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर ये काम कर देंगे, 1/RA, जो भी यहाँ पे पहले लिखा हुआ होगा आपने वो लिखना पहले, 1/RA - 1/RB, ठीक है। अब आपको करना क्या है, और क्यू आपको पता है अभी ऊपर हमारा क्या आया था, क्यू, तो क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई r², ठीक है, और इंटू रो एस। ये वो फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा लिख के, जो कि हमने चैप्टर 3 में डील किया हुआ है। d = 4 सॉरी q = 4 पाई r², ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इंटू डी, ठीक है ना। और डी को हम रो एस भी कहते हैं, ठीक है, ये डिनोमिनेटर के ऊपर जाएगा, आप यहाँ पर यूँ लिख लें। अब आपने इसको रखा, और जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.20। अब आर कहाँ से लेके आएंगे, आर आप देखेंगे पार्ट ए के अंदर क्या गिवन है, पार्ट ए में आपके पास आर गिवन है सारे के सारे, ठीक है। ये पार्ट बी है आपके पास, और ये पार्ट ए है। पार्ट ए में आर ये है, और एक आर ये है 0.16, ठीक है। जब आपने इसको रखना है, ये 0.02 आई थिंक गलत रखा हुआ है, 1 मिनट ज़रा, वी एट पॉइंट ए एंड बी का निकालना है ना हमने, अच्छा ठीक है, हमें ए और बी पॉइंट का निकालना है, हमने पार्ट को नहीं निकालना, हमें ए और बी पार्ट जो आपके पास गिवन है पोटेंशियल्स, इस पर निकालने हैं, ठीक है। तो इस पर कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपके पास एक आर आ गया 2 सेंटीमीटर, और एक आर आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मैं लिखूँगा 2 की पावर -2, विच इज़ इक्वल्स टू 0.02, और ये आ जाएगा 0.03, ठीक है। ये अब मैंने वहाँ जाके प्लेस करना है, कहाँ गया,
ये मैंने यहाँ पे ला के प्लेस कर देना है, ठीक है। आर ए मेरे पास था 0.02, माइनस करेंगे 0.03 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.35। सही है। तो यहाँ तक आपको अभी अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से ये चीज़ आई है निकल के। अब एक सवाल और है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 को करना है, और ये आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ आसान लगेगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप यहाँ पर पढ़ें सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ लेट वी, ये थोड़ा सा सही नहीं है पिक्चर, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। वी इज इक्वल्स टू 2x y स्क्वायर z क्यूब प्लस 3 ln x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब उसने कहा गया है कि इवेलुएट करें ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के ऊपर 3,2,-1 वी निकालना है। वी निकालना है आपको सिंपल। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाले पॉइंट से 3,2,1 आप यहाँ पर प्लेस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे? ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करना है। एक्स है यहाँ पे 2x y स्क्वायर इंटू जेड क्यूब लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एक्स की वैल्यू 3, और y स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, और z क्यूब था तो 1 का क्यूब कर दिया मैंने, प्लस 3 ln x स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज़ प्लेस की हैं आपने। यहाँ पे आगे -24 प्लस 3 ln 20। जब ln 20 आ जाएगा आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ln 20, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उसको जब प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.01। ठीक है। इसी तरह आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। ये आपके पास आ गया है वेक्टर, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर के अंदर गिवन था, डायरेक्शन आप लोगों को गिवन थी। डायरेक्शन का मतलब है कि आपको सिंपल एक कोऑर्डिनेट के अंदर गिवन था। जब मैग्नीट्यूड लूँगा इसका, तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, चाहे कोई भी टर्म होगी, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब आपको क्या निकालना है अगले टर्म में? ई निकालना है, ई और ई मैग्नीट्यूड, फिर ए एन और डी निकालना है आपको। ई निकालेंगे जिस तरह मैंने फॉर्मूला पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ऊपर वोल्टेज वाले के साथ, जब हम लोग वोल्टेज निकाल रहे थे माइनस डेल्टा इंटू वी डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मीन्स के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो आपने यहाँ पे सिंपल रखना है डावा अपॉन डावा एक्स, और एक्स वाले के साथ आपने एक्स वाली टर्म रखनी है। लेकिन यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, मीन्स के कोई वेक्टर नहीं है। पूरी की पूरी वैल्यू आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट से भी करना है, ठीक है, इसको वाई के रिस्पेक्ट से भी करना है, इसको जेड के रिस्पेक्ट से भी, तीनों के रिस्पेक्ट से आपको इसको डेरिवेट करना है। तो काफ़ी लेंदी होने वाला है, लेकिन जब आप इसके पार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो सिंपल ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ गया तो मीन्स के ईजीली हो जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा तो साथ में ए एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक साइड में यहाँ पे लिख लें, इसको सॉल्व करने के बाद ए एक्स आएगा, और डी वाई के साथ सॉल्व करने के बाद ए वाई आएगा, और यहाँ पर ए जेड हो जाएगा। क्योंकि डावा किसके बराबर होता है? डावा अपॉन डावा एक्स इंटू ए एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, तो बस v मल्टीप्लाई होगा आके, तो समझो ए एक्स उसके साथ लगा हुआ आ रहा है। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, तो 2y स्क्वायर जेड क्यूब आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ln का है उसके अंदर x की वैल्यू आ रही है, तो आपने जब ln को डेरिवेट करूँगा तो 3 एज इट इज़ आएगा, और जो ln है जो भी वैल्यू होगी उसको मैं नीचे लिख दूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z, और जो भी x की वैल्यू होगा मैं उसका डेरिवेटिव ले लूँगा, तो 2x आ गया। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर लिखूँगा ए एक्स प्लस, अब जब मैं y के रिस्पेक्ट से करूँगा तो यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो मीन्स के 4xy इंटू जेड क्यूब प्लस वही वैल्यू सेम आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम y का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2y स्क्वायर था, 2y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लूँगा तो मैं क्या आ जाएगा 4y। इसी तरह आपको z का लेना है, और जो आपके पास पॉइंट गिवन था 1, जो भी पॉइंट था आपके पास, ज़रा देख लेते पॉइंट क्या था, 1,3,4 है आई थिंक, 3,2,-1, 3,2,-1 है आपके पास। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 3
प्लेस करना है, जो वैल्यूज़ हैं आपने वो प्लेस करनी है और अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 2 और z की जो वैल्यू थी वो थी -1 का क्यूब। इस तरह रख के आपने अपना आंसर को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ax, ay और az आपके पास इन द फॉर्म ऑफ लगेंगे क्योंकि वो डावा की वजह से आए हैं। जब आपके पास e आ गया है तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इन सब वैल्यूज़ का हम क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पे एक माइनस साइन भी चलता हुआ आ रहा है क्योंकि फार्मूले के अंदर, मैं फार्मूला ज़रा दोबारा लिख दूँ, फार्मूला के अंदर यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी था। ठीक है, तो आप जब भी इसको करें तो मेक श्योर करने के यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको याद आएगा कि इससे पहले भी कुछ है। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इन सब वैल्यूज़ का अंडर रूट लेके स्क्वायर कर देंगे। तो 7.1 का स्क्वायर प्लस 22.8 का स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे 71.1 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। अब ए एन निकालेंगे। ठीक है, अब ए एन हमारे पास होता है डायरेक्शन। ठीक है ना, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी असल डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो ए एन आपको शो कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन शो कर रहा है, वो क्या है, माइनस ऑफ ए ई में निकाल दूंगा जो वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ए एन है आपके पास ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कह दें या नॉर्मल वेक्टर कह दें। ठीक है, जो कि हमेशा माइनस ऑफ ए ई होता है। इसको सॉल्व करना है, आपके पास ई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे 7.1 को डिवाइड करवा देंगे 75 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.948 ए एक्स प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है डी। अब डी निकालने का एक तरीका है गॉसेस लॉ से, जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी है आई थिंक। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको डील किया है इस फॉर्मूले को। तो ये होता है डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे ई नॉट नहीं है, ये है असल में डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12, ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये पीको फेरेड जो है, पीको का जो यूनिट होता है वो होता है 10 की पावर -12। ठीक है ना, अगर पीको अगर आप निकालेंगे तो वो होता क्या है 12 की पावर -12 और फेमटो होता है -15। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि माइंड में होनी चाहिए क्योंकि कभी भी अप्लाई करना पड़ सकता है हमें। तो आज के लेक्चर के अंदर यही था, इसी के साथ हम चैप्टर 4 को एंड करते हैं और जो सवाल है रिमेनिंग वो आप लोगों से इंशाल्लाह हो जाएंगे क्योंकि हमने वो पार्ट कवर किए हैं जो पार्ट मुश्किल भी थे और जहाँ पर फार्मूला ज़्यादा अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि उसे भी हम जल्द से जल्द एंड कर सकें। थैंक यू।